नमस्कार, देश का सवाल लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ राजीव शर्मा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा करीब 2500 कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। बता दें कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली हार से उपचुनाव की तैयारी तक के तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी की इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव में जिन जिन सीटों पर पार्टी हारी है उस पर मंथन किया गया। इसके अलावा हार की क्या वजह रही, अधिकारियों को लेकर पब्लिक में क्यों नाराजगी है, तहसील, थानों और दूसरे सहकारी दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में पार्टी कार्यकर्ताओं की क्यों सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन हाल ही में विधानसभा की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए गठबंधन का हौसला बढ़ा है और बीजेपी को नुकसान हुआ है। साथ ही इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में बीजेपी की इस कार्य समिति की बैठक को अहम माना जा रहा है। मजबूत इंडिया गठबंधन को तोड़ने की रणनीति कैसी बनी है, साथ ही आगामी चुनाव के लिए बीजेपी के पास अब जीत का रोड मैप कैसा रहने वाला है। बीजेपी के मेगा मंथन के बाद देश के जहन में ऐसे ही कई सवाल उठ रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखा देते हैं लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जीत का क्या मंत्र देते हुए दिखे। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे, लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसको बढ़ाने के लिए आह्वान करने के लिए आज आपके सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनाव में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा, ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया था और लगातार उस पर यह दबाव बनाए रखा था। कोई संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास
कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, लेकिन वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुनते हैं। जहां सीधी लड़ाई हुई है कांग्रेस पार्टी से 64 सीटों पर, 64 में से 2 सीटें कांग्रेस को आई हैं, 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का अकेले जहां चुनाव लड़ी है, वहां इसका स्ट्राइक रेट है 26%, और जहां ये अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ी है, वहां इसका स्ट्राइक रेट है 50%। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई, अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट। और आप यहां परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करते हैं। और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यह पार्टी दूसरों के सहारे खड़े होकर के उन पार्टियों को कमजोर कर देती है और खुद खड़े होने का प्रयास करती है। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है, ये भी हमको ध्यान में। इसलिए मित्रों, अगर मैं चुनाव की दृष्टि से बातचीत करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आज ये पार्टियां बैसाखियों पर खड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टीज के आधार पर खड़ी पार्टी है, पैरासाइट पार्टी है, परजीवी पार्टी। ये अपनी ताकत पर खड़ी नहीं होती। और ये जो इंडिया अलायंस है, ये सारा जोड़ लें तो मैं दोबारा बोलता हूं कि उनकी संख्या हमारे 240 से भी कम पड़ती है। ये भी हमको ध्यान रखना। तो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई, कार्य समिति में क्या निकलकर सामने आया, क्या चीजें थी और इस पर क्या कुछ आगे हो सकता है, कई बड़े सवाल देश के सवाल के तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला ये, इस बैठक से आखिर मिला क्या, निकला क्या है इस बैठक से। दूसरा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी कहां चूक कर गई, क्या मंथन इस पर भी हुआ, क्या उन चीजों को पकड़ा गया। हार की समीक्षा के बाद क्या जीत का रोड मैप बना, क्या उसको तैयार किया गया। चुनावी चुनौतियों से निपटने की अब क्या रणनीति होगी, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं। मजबूत विपक्ष को बीजेपी अब आगे कैसे चुनाव में कमजोर करेगी, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर खुद को आगे रखना है, सत्ता को अपने हाथ में रखना है, तो समीकरणों को, नंबर को अपने हाथ में रखना होगा। और उसके चलते अगर विपक्ष को वो कमजोर कर देती है, तभी वो पक्ष यानी सरकार में रह पाएगी, नहीं तो सरकार कोई और बना ले जाएगा और वर्तमान सत्ता फिर विपक्ष बन जाएगी। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, समझेंगे आज की वर्तमान राजनीतिक जो उथल पुथल है उसको लेकर क्या कुछ सोचा जा रहा है। एसएन सिंह साहब मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, प्रियंका जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर, संजीव उनियाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं प्रदीप तिवारी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे और एडवोकेट के शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। एसएन सिंह साहब, सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेता हूं। ये चर्चा, ये रणनीति, ये कार्यकारिणी, ये कार्य समिति की जो बैठक है बीजेपी कार्य समिति की, इसमें बहुत कुछ मंथन आपकी पार्टी से भी जुड़ा हुआ मंथन यहाँ पर है। तो पहला सवाल मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ कि क्या इस बैठक से वो निकला या वो चीज़ निकली जिनसे पता चले वर्तमान में पार्टी किस जगह पर है, आगे आने वाले दिनों में पार्टी क्या करने वाली है। देखिए राजू जी, हमेशा से आप देखेंगे कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है और जब भी चुनाव होते हैं उसके बाद जो भी बैठकें होती हैं निश्चित तौर पे उसमें जीत की और हार की भी समीक्षा होती है कि कैसी हमारी रणनीति रही। जहां हम अच्छी जीत हासिल किए, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे दूसरे लोगों का खाता नहीं खुला, और जहां कहीं कुछ भी कमी रह गई है
इसीलिए तो कहा जाता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही हो भी सही। और कार्यकर्ताओं के बीच में जोश भरने का कार्य किया जाता है, कार्यकर्ताओं को बताने का कार्य किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद को लेकर चलती है, जिसके लिए राष्ट्र प्रथम होता है। जब कभी 2 सीटें, 40 सीटें, 42 सीटें, 60 सीटें, क्रमशः 102 सीटें इस तरह से भी हम पाते गए, तब भी हमने कभी अपने राष्ट्रवाद के एजेंडा को नहीं छोड़ा, चाहे वो जो कुछ भी फाउंडेशन डे से हमारा था। तो इस नाते पार्टी की ऐसी बैठकें बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कार्यकर्ताओं को बताने का कार्य करती है कि आप परिवार की पार्टी नहीं है अन्य पार्टियों की तरह, आप एक राष्ट्रवादी पार्टी है, आपका एजेंडा राष्ट्रवाद का हो सकता है कि षड्यंत्रकारी कुछ समय तक बहुत सारे ऐसे राज्यों में, एक समय ऐसा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 3 बार हार जाते हैं, लेकिन पुनः आप देखिए मेहनत करते हैं और जनता को ये समझा ले जा पाने में कामयाब रहते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के लिए कार्य करती है, जो विकास का अलग जगाती है। तो निश्चित तौर पे पुनः वहां के मतदाता आपको वोट करते हैं, क्योंकि और पार्टियां आप देखे होंगे, चाहे पश्चिम बंगाल या बहुत तेरे जगह पे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी पार्टियां जब चुनाव हार जाती थी तो झोपड़ी जलाने का कार्य करती थी, उत्पीड़न का कार्य करती थी। जैसे पश्चिम बंगाल में आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पे हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है नहीं, जो अपना है उसको गले लगाकर चलिए, जो अपना नहीं है उसको सर पे बैठाने के लिए कार्य करिए। निश्चित तौर पे इन्हीं कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का आज ये मंत्र और चला कि हम किस तरह से और अच्छी योजनाएं बनाएं और कैसे जनता को ज्यादा से ज्यादा भागीदार बना के, कभी 7% वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज देश नहीं दुनिया की पार्टी बन गई। हमें उन्हीं नीतियों पर चलना चाहिए और उन्हीं नीतियों के नाते आज भी ये कोई छोटी बात नहीं है कि देश के इतिहास में पहली बार कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतकर तीसरी बार अगर सफलता प्राप्त करती है, ये बहुत बड़ी बात नहीं। तो भारत की जनता तो 1 बार 2 बार के बाद स्वयं परिवर्तित कर देती है। कांग्रेस की हालत देखिए, कांग्रेस 3 बार षड्यंत्र के द्वारा प्रयास कर रही है, जाति की बहुत सारे कुचक्रों को रख के, संविधान की झूठी बातों को कह के भी 100 सीटें नहीं पा रही है। तो भारत की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज भी भारत के इतिहास में पहली बार मोदी जी पे विश्वास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रही है, विकास पे विश्वास कर रही है, राष्ट्रवाद पे विश्वास कर रही है। तो ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिसके नाते अगर जहां कहीं भी कमी रह पाई है, समझा पाने में कमी रह पाई, योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा पाने में कमी रह पाई, उन योजनाओं का भागीदार बना के उन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य किया। मुझे लगता है एसएन सिंह साहब, जो आप कह रहे हैं कि जनता तक जिन योजनाओं के पहुंचने में कमी रह पाई है, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, बताना है। अगर उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को एक बार फिर से मंथन किया जाए तो बहुत कमी रह गई है आप लोगों की, जो कि पहुंच नहीं पाया। अब वो विपक्ष के खाते में गई है तो विपक्ष उससे खुश है, क्योंकि विपक्ष आगे और बेहतर करेगा तो शायद आपके लिए वो गैप भर के रख देगा, क्योंकि एक ही बार मौका मिलता है इस राजनीति में, और दूसरे ने अगर उस मौके को सही तरीके से भुना लिया तो पहले वाले के लिए लौटने के जो चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। प्रियंका जी का रुख कर लेता हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश को लेकर हम बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कार्य समिति बीजेपी की बैठक हुई, कई सारे मसलों पर बात हुई, सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य है, जाहिर सी बात है यहाँ से सीटें कम आती हैं तो बीजेपी ही क्या, कांग्रेस भी इस पर मंथन करती होगी और करती रही है, और बाकी पार्टियाँ भी, समाजवादी पार्टी वो भी मंथन करते रहे ही हैं। लेकिन बीजेपी अब मंथन कर रही है कि अब आगे कैसे, चूक कहाँ हुई, कई चीज़ें हुई। क्या आपको वर्तमान में लग रहा है कि बीजेपी का मंथन उसे वाकई वापस लाने में मदद करेगा, या फिर आपको लग रहा है कि जो डैमेज हो चुका है और जिसका फायदा विपक्ष को मिल चुका है, अब विपक्ष वहां पर लौटने नहीं देगा? देखिए राजीव जी, अभी उपचुनाव हुए, उसमें से आप देखिए 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती और उसके बाद 2 सीटें सिर्फ मात्र भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है, उसपे 1 सीट बद्रीनाथ की भी है। तो आप देखिए किस तरह से जो ये छद्म राजनीति करते थे ना धर्म के नाम पर, वो पूरी तरीके से जनता ने नकार दी। अब जनता समझ चुकी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में अयोध्या का चुनाव देखिए, आप इलाहाबाद देखिए, आप वाराणसी देखिए, तो इन सारे चुनाव को देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि जनता ने इस बार अपने मुद्दों पर वोट दिया। और भारतीय जनता पार्टी आज भी ये नहीं समझ पा रही है, आज भी बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी बैसाखी पे चल रही है। जेडीयू और टीडीपी की बैसाखियों पे खड़ी हुई है, उसके बाद भी कहती है कि पैरासाइट कौन? अरे पैरासाइट तो आप हैं। आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, उसे निकल जाते हैं। महाराष्ट्र में आपने क्या किया शिवसेना के साथ? अकाली दल के साथ आपने क्या किया?
और वो तो छोड़िए, आपको कोई पार्टी अगर बाहर से भी समर्थन करती तो उसे भी आप चूस जाते हैं। आपने बीएसपी के साथ क्या किया? तो हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब जहां-जहां भी इनके समर्थन भी दिया तो समझ लीजिए कि वो पूरी तरीके से उसको निगल जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। अब मंथन में भी क्या कर रही है? मुझे नहीं लगता कि किस तरह से जो है मंथन कर रही है, क्योंकि उसको हकीकत ये पता है कि इस बार जो चुनाव हुआ है, वो महँगाई पर हुआ है, बेरोज़गारी पर हुआ है। जिस तरह से काम पथ में भ्रष्टाचार साफ-साफ दिख रहा है, उन सारे मुद्दों पर हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज भी समझने में असमर्थ है कि किन-किन मुद्दों पर चुनाव हुआ इस देश में। आज भी वो महँगाई के माँ को नहीं बोलती कि कृषि मंत्री को दालों का रेट नहीं पता है। जिसे रेट नहीं पता वो क्या महँगाई समझेगा? लगातार एग्ज़ाम पेपर निकल रहे हैं, लीक पे लीक होते चले जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर बने-बनाए घर तोड़ दिए जा रहे हैं। लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है। उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये जनता वोट देगी? और हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के दिन भर चुके हैं। अभी उपचुनाव भी होगा, उसमें भी रिजल्ट देख लेंगे, उसके बाद जो है 27 का चुनाव भी होगा, जनता पूरी तरह से नकार देगी। आज बेरोजगारी वाकई में मुद्दा है, एग्जाम के पेपर लीक होना मुद्दा है, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप कोई चीज उठा लीजिए, आप सब्जी उठा लीजिए, दाल उठा लीजिए, आटा उठा लीजिए, दूध उठा लीजिए, कोई भी चीज क्या सस्ती है? आम आदमी की पहुंच में सब्जी रह चुकी है। सब्जी खरीदने जब आदमी निकलता है तो उसके झोले में क्या आता है? 500 रुपए का अगर वो नोट देता है। शायद 1 सब्जी 2 सब्जी आ पाती होंगी, उसके अलावा तो नहीं कुछ आ पाता होगा। उसका राशन भी नहीं पूरा हो पा रहा है और आप बने-बनाए घर तोड़ दे रहे हैं लोगों के। किसके लिए तोड़ते हैं? उसके बदले में आप उसको क्या दे रहे हैं? उसके बदले में भी आप 5 लाख रुपए वसूल करते हैं, उसके बाद उसको एक रूम का फ्लैट पकड़ा देते हैं। जिसके घर में 5 सदस्य हैं वो कहाँ जाएगा? और क्यों वसूल रहे हैं? जब आप टैक्स वसूल रहे हैं उससे, जब हाउस टैक्स वसूल रहे हैं, सारी चीज़ें वसूल रहे हैं, बिजली बिल वसूल रहे हैं, तो उन अधिकारियों पर क्यों नहीं गाज गिरती जो अधिकारी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं? सिर्फ जनता भुक्तभोगी है यहाँ पर। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को इन्होंने पूरी तरीके से एक कहते हैं कि जनता को त्राहिमाम करा दिया है। चलिए, आज विपक्षी जनता पार्टी होने के नाते आप जो मुद्दे उठा रही हैं, जाहिर सी जी। बात है एसएन सिंह साहब उनको सुन भी रहे होंगे और शांति के साथ सुन रहे हैं, अरे पर तो मंथन डिस्कशन का तो नहीं किया ना। इनकी कार्य समिति की राजी बैठक जी हुई 10 पर सेकंड इसमें इस तरह का कोई भी डिस्कशन निकल कर नहीं आया कि आप राजी जी जनता 10 के सेकंड मुद्दे क्या है। ये तो एक पार्टी की इंटरनल मीटिंग थी। इससे जनता को क्या लेना देना है? चलिए ठीक है, आपको अगर चुनाव चलिए जीतना ठीक है। है तो आप वो जनता वो के बीच मैं बस जनता के मंथन पे मुद्दे आ रहा था, क्योंकि बीजेपी का मंथन है, हर पार्टी मंथन करती है। किसी कुछ अच्छा नहीं होता है तो मंथन करके जानने की कोशिश करते हैं। मैं आऊँगा, आप लोगों का रुख करूँगा, सबसे बात करूँगा। मेरी खुद के संवाददाता नेता। मेरे साथ निकिता सरीन इस वक्त लखनऊ से जुड़ गई हैं। निकिता, ये जो कार्य समिति की बैठक हुई है जिसमें मुद्दे कई सारे हैं, सबसे ज़्यादा सीटों वाला, लोकसभा सीटों वाला राज्य है। वर्तमान में जो 13 जगह उपचुनाव हुआ उसकी भी स्थिति है। उत्तराखंड से जो बद्रीनाथ से खबर आई है वो बीजेपी के लिए चिंताजनक है। जाहिर सी बात है, अयोध्या चिंताजनक रहा तो बद्रीनाथ में भी चिंता होनी चाहिए। कई चीज़ें हैं, चूक कहाँ हुई इस पर ज़्यादा जोर यहाँ पर दिया गया या फिर चुनावी चुनौतियों से अब कैसे निपटना है इस पर बात हुई। निकिता, देखिए राजीव, अब ये वक्त निकल गया है कि इस पर मंथन करना चाहिए कि चूक कहाँ हुई। अब वक्त कुछ और कह रहा है। वक्त साफ तौर पर ये कह रहा है कि आगे अब किस तरीके से हमें परिस्थितियों का सामना करना होगा। जिस तरीके से एक लंबी हार का सामना किया, अगर 19 की बात करें 64, अब उसके बाद 24 में जाहिर है ये आंकड़ा ज़रूर बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि एक टारगेट सेट हो गया था आपकी बार 400 पार। लेकिन सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा प्रदेश, वहाँ पर सिर्फ 33 सीटें लेकर आती है भारतीय जनता पार्टी। तो लोकसभा चुनाव के बाद पहली ये जो कार्य समिति बैठक थी, ये इसलिए भी थी कि आगे की रोड मैप या आगे की रणनीति किस तरीके से बनाई जाए, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो भी कम हुआ था। और आज खुद जेपी नड्डा भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी संबोधन किया। और साफ तौर पर अगर मैं बात करूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो भी एक नेगेटिव पॉइंट प्रूफ हुआ है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक ऐसी पार्टी रही है जो पहले से ही अपनी प्लॉटिंग और स्ट्रैटेजी पर काम करती है। यही वजह है कि उपचुनाव में देखिए जिस तरीके से नतीजे आए हैं, 10 सीटें इंडिया गठबंधन के पास। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोर लगाने की नौबत जरूर बन जाएगी। तो एक तरह से यहाँ पर उपचुनाव होने हैं और उसके बाद अगर मैं बात करूँ साफ तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव, ऐसे में कमबैक करने का जो एक फैक्टर है वो भारतीय जनता पार्टी के पास एक मात्र बचा
भेजा है, जिसमें लेकर के जो भी कार्यकर्ताओं की जो भी तमाम नाराजगी है, नो डाउट नाराज है कार्यकर्ता, लेकिन अब ये वक्त है सभी रूठों को मनाने का, उनकी नाराजगी दूर करने का। और यही वजह है कि आज उनकी बातें कही गई, उनकी बातें सुनी गई। सुबह 11 बजे से ये जो बैठक है वो शुरू हुई थी और लगभग 4:45 बजे तक ये बैठक चली है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। और अब ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब आगे के क्या स्टेप होंगे, क्योंकि वो मंथन करने का दौर गया कि क्यों हारे, लेकिन अब आगे का जो 2 लक्ष्य दिख रहे हैं, उपचुनाव और 2027 के जो चुनाव है विधानसभा के, उसमें क्या करें। और जो स्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को एड़ी चोटी का जोर लगाना ही पड़ेगा अगर वापस से कमल खिलाना है उन सभी जगहों पर। तो फिलहाल ये एक मंथन जरूर कह सकते हैं कहीं ना कहीं था, और आगे जो हारी हुई सीटें हैं उनमें किस तरीके से उनको वापस से जीतना है और साथ ही साथ जो 2 लक्ष्य हैं उनको क्रॉस करना है। तो इन सब को लेकर के ये जो कार्य समिति बैठक थी वो यहाँ पर हुई है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, तमाम पार्टी, कैबिनेट, सांसद सभी को बुलाया गया था और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया था। और जो मंत्र है, कह सकते हैं जो बेसिक मूल मंत्र है, पार्टी का साथ और विकास, उन सबके साथ लेकर के पार्टी को एक मजबूत रूप देना। निकिता, वो संक्षेप में ये भी बता दें क्या कि आज ही तक था, कल भी इसका कुछ है, होना है कि नहीं होना। और दूसरा, मुख्यमंत्री ने एक संदेश में एक बात कही, उसको मैं समझना चाहूँगा। उन्होंने कहा विरोधी साजिश में सफल रहे, मतलब साजिश को हटा दिया जाए तो विरोधी सफल रहे, ये संदेश तो आता हुआ दिखाई पड़ा। फिलहाल कार्य समिति की बैठक अगर बात करूं तो ये आज ही थी और फिलहाल अब तमाम बाकी मुद्दों पर चर्चाएं करने के लिए बैठक होगी, लेकिन जो कार्य समिति बैठक है वो फिलहाल आज तक थी। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से संबोधन में आपने भी जिक्र किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये कहा कि विपक्ष अपने जो उनके मंसूबे थे, उनकी जो प्लानिंग थी, हर कोई अपना एड़ी चोटी का जोर लगाता है, तो फिलहाल विपक्ष कहीं ना कहीं जरूर सफल रहा था, क्योंकि विपक्ष ने कई चीजों पर काउंटर पार्ट किया था भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, कई जो आपने सार सामने रख दिया। मैं अपने खास मेहमानों तक आपके इसी सार को लेकर आगे बढ़ना चाहूंगा। संजीव उनियाल जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कार्य समिति की जो बैठक हुई है उसमें एक संबोधन दिया। उन्होंने शब्द कहा कि विरोधी साजिश में सफल रहे। अब एक दल होने के नाते साजिश जरूर कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ विरोधियों की नीति थी, उसमें विरोधी अच्छे नंबर से आगे सामने आ गए। साजिश हटा दें तो स्वीकार करते हुए बीजेपी दिख रही है कि विरोधियों ने सफलता पाई है और विरोधियों ने उन्हें चुनौती दी है। अब क्या बीजेपी इस बैठक से उन सबक को सीख कर आगे बढ़ पाएगी? क्या आपको लगता है जो आगे के लिए जरूरी होने चाहिए एक राजनीतिक पार्टी के लिए? मुझे लगता है 2 बातें हैं इसमें। अगर हम योगी जी की उस लाइन को लें जिसकी जिक्र आपने भी किया अभी कि साजिश थी, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन हेल्दी बात रखते हुए, सच बात रखते हुए, फैक्चुअल बेसिस पे लड़ा गया इलेक्शन, मुझे लगता है साजिश वर्ड यूज नहीं कर सकते उसके लिए। तो साजिश वर्ड यूज क्यों किया गया, ये भी एक मुझे लगता है कि बहुत जरूरी बात है अपने आप में। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर कोई गलत गणना देके, गलत अंक देके, गलत संख्या देके और गलत मुद्दों को लेकर झूठ बोलकर चुनाव जीतने की जो राजनीति मुझे लगा एक नई शुरू हुई है, ये अपने आप में एक आप देखना ट्रांसफॉर्मेशन है राजनीति में। कि ये कहना, मैं 2-3 बातों को जिक्र करूंगा आपको, कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, मैं किसी दल से बिलोंग नहीं करता, तो 400 पार का नारा वो इसलिए लगाते हैं कि वो SC/ST की रिजर्वेशंस को खत्म कर देंगे या इस तरह का कोई कदम उठाएंगे। तो साजिश वर्ड अपने आप में ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या राजनीति में साजिश का कोई स्कोप है। हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी बात जहां तक आपने अभी उठाई, ये लगता है कि आज अंतर्मन बैठ के चिंतन करने का, मंथन करने का समय अवश्य है। जब भी कोई 2 लोग आपस में, 3 लोग, और जब पॉलिटिकल पार्टी कोई ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, जब भी वो बैठती नहीं है, एक साथ चिंतन नहीं करती, एक साथ मंथन नहीं करती, तो त्रुटियों की वजह से, जिन कमियों की वजह से, जिन इनकोऑर्डिनेशन की वजह से, असहयोग की वजह से वो चीज हासिल नहीं कर पाए जो उनको करनी चाहिए थी। जबकि मुझे ऐसा लगता है बड़े स्तर पर, बड़े कैनवास पर,
कि 240 सीट्स का लाना और 60 सीटें डायरेक्ट कांग्रेस से लड़ने के बाद 2 या 3 सीटों पर कांग्रेस का जीतना और बाकी क्या है, आप देखिए क्षेत्रीय दलों का भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करना ये कांग्रेस के लिए कोई जीत नहीं है। एक नेशनल पार्टी जो कि 3 साल 3 बार इतिहास बना चुकी थी, बैक टू बैक 15 साल का इतिहास जवाहरलाल नेहरू जी के नाम था, जो मोदी जी के नाम है, तो वो ऐसी पार्टी सिर्फ जो है 2 सीटों में 3 सीटों में जीतती है, 60 सीटों में आमना सामना होने के 2 नेशनल पार्टी के, तो ये भी उनके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। और तीसरी बात, 240 सीट्स के साथ थंपिंग मेजोरिटी ही कहूंगा इसको आना, और सबसे नियर बाई पार्टी उसके 1/3 है, 99, 95, इसी पे टुलटुलाती रह गई कांग्रेस पार्टी, तो उनके लिए खुशी का मौका नहीं है। और ये वो फाउल है जो कि अपने आप किया गया फाउल है। आप देखिए कि अभी यानी आप यहाँ कहना चाहते हैं, यानी आप यहाँ कहना चाहते हैं कि बीजेपी अगर मंथन कर रही है कि चुनाव में ऐसा क्या हुआ जिसे चूक कहा जा सके, जिसके जरिए ये सब कुछ तबाह हो गया बीजेपी के लिए, तो कांग्रेस के लिए भी ऐसे ही एक मंथन की जरूरत है। वहां इस पर इतराने की आवश्यकता नहीं है कि आप एक बड़े नंबर के साथ आ गए हैं, हालांकि वो भी बहुत पीछे का नंबर है। खैर, प्रदीप तिवारी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, एडवोकेट के शर्मा भी मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए। प्रदीप जी, बीजेपी कार्य समिति बैठक कर रही है और उस बैठक में वर्तमान और आगे आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए अपनी रणनीतियों को धार देने की कोशिश की जा रही है। क्या मैं ये कह सकता हूं आपके सामने, जो चुनावों से परिणाम और जनादेश निकलकर उत्तर प्रदेश से आया, जहां सबसे ज्यादा उम्मीद थी, और कहीं अगर ये उम्मीद पूरी होती तो आज बीजेपी किसी के सहारे नहीं होती, तो क्या अति आत्मविश्वास बीजेपी का एक ऐसा साझीदार बन गया था इस चुनाव के दौरान जिसने बीजेपी का ऐन मौके पर साथ छोड़ा और बीजेपी आज साथियों के साथ मिलकर सरकार बना पाई है? लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी को भी ये समझना होगा कि जो 10 वर्ष पिछले बीत गए हैं उससे कहीं हमको बहुत सारी सीख लेनी पड़ेगी। कारण ये है कि हम कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो निचले स्तर की हमारी रिपोर्ट आती है उसको हम स्वीकार करें। बीजेपी में अभी एक बड़ा धड़ जो है अपनी व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं कर रहा है कि हमारी जो गलतियां हो रही उसको हम स्वीकार कर लें। यही कारण है कि तो उत्तर प्रदेश हो या चाहे झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, यहाँ बीजेपी लूज करती जा रही है। आप देखें तो जो संगठन है, जो संगठन के जो कार्यकर्ता है, जिले स्तर की अपनी रिपोर्ट बना के और प्रदेश को देते हैं और ये कहते हैं कि इन व्यक्तियों को टिकट दिया जाए, ये इसमें समायोजित किया जाए, तो कहीं ना कहीं प्रदेश संगठन या केंद्रीय नेतृत्व इसको स्वीकार नहीं करता। और ये बड़ी बात ये है कि जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का सिस्टम चला है उससे कहीं ना कहीं जनता में एक नाराजगी हुई है। यही कारण है कि आप देखें उसका असर भी रहा कि आप लोकसभा में सीटें घटी, उसके अलावा भी उपचुनाव में भी अभी यही स्थिति हुई। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अब कुछ कंडीशनल स्थितियों को में बदलाव करना पड़ेगा। अपने जो आउटसोर्सिंग जो लोगों कर रहे हैं, जो कांग्रेसीकरण, जो कांग्रेस से या दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं, उनको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी को अब समझने की जरूरत है। अगर बीजेपी ने जो बैठक की है इसमें इन सब मुद्दों को बीजेपी को टटोलना चाहिए और तब ये जाके कहीं परिस्थितियां इनके अनुकूल हो पाएंगी। अभी जो परिस्थितियां है उनमें कार्यकर्ता भी नाराज है और ये इनके जो नीतियां थी उस नीतियों में अगर परिवर्तन नहीं किए तो आने वाले समय में भी इनको कठिनाई आएगी। प्रदीप जी एक आज की कार्य समिति में जेपी नड्डा का बयान निकला, इस पर आपकी राय चाहूंगा। उन्होंने कांग्रेस को पैरासाइट पार्टी कहा कि कांग्रेस कभी एक वक्त लगातार 3 बार सरकार बनाने वाली पार्टी आज उसे सहारा ना मिले तो वो आगे नहीं बढ़ सकती, उसे लता की तरह किसी और पार्टी के चारों ओर लिपटना पड़ता है। ये कांग्रेस पर हमला था या अपने कार्यकर्ताओं में जोश दिलाने के लिए दिया गया बयान? निश्चित तौर पर कांग्रेस की परिस्थितियां जरूर उनके विपरीत हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अब काम कर रही है, जो अपनी गलतियां कांग्रेस ने की है उससे कांग्रेस अब सीख रही है। कारण यह है कि वही गलतियां बीजेपी करना चालू कर दी है। जब हम कार्यकर्ताओं की अनसुनी करते हैं या कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं तो निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी को नुकसान होता है। और उत्तर प्रदेश में ये बड़ी खामी हुई है। आप देखें तो जब जो कार्यकर्ता किसी व्यक्ति का अगर कोई अपराधी एक व्यक्ति है उसके घर पे बुलडोजर चल जाए, उसके 6 परिवार के लोग रहते हैं तो उसको कैसे महसूस होगा। तो मुझे लगता है
कि अब किसी ठीक है, ठीक है, दूसरे ठीक पार्टी है। को दोष मैं देने से आता हूँ आपके पास। एडवोकेट के शर्मा भी मेरे पास पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। काफ़ी देर से तकनीकी दिक्कत आ रही है उनके पास बात करने में। एडवोकेट के शर्मा, बीजेपी मंथन करने के लिए बैठी, सबसे बड़े राज्य में मंथन करने के लिए बैठी। आगे आने वाले दिनों में कई सारे राज्यों के चुनाव हैं और 27 में तो यहाँ पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, लेकिन काम शायद अभी से करना होगा। क्या आज की बैठक जीत का रोड मैप बना पाएगी या आज की बैठक अपनी खामियों को ही समझने में निकल गई है? अनम्यूट करें खुद को आप। जो समझदार आदमी होता है वो समझदार होता है, जो बेवकूफ आदमी बेवकूफ होता है। यदि बीजेपी को जनता ने जो इशारा किया है, यदि वो समझ लेते हैं तो सही वक्त पे कहते हैं कि आदमी को इलाज हो जाता है। मेरे हिसाब से बीजेपी को समझना चाहिए, जनता कह रही है कि आप जो है जो कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए जनता उसको पसंद नहीं कर रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार पे मुद्दे पे हो, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे पे हो, चाहे वो महंगाई के मुद्दे पे हो। आपको सुधार करना चाहिए और यदि आप इसको अभी भी नहीं समझे तो फिर 2025 का चुनाव हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो देश का चुनाव 2029 में हो, जनता सबक सिखाएगी और जनता इशारे कर रही है और बीजेपी को इस पे मंथन करना चाहिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ बहुत ही स्ट्रांग है और बीजेपी को वहां सोचना चाहिए कि वहां पे योगी को मजबूत करने के बजाय, को हटाने की बजाय मजबूत करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो देश में जो मैंडेट है अभी भी बीजेपी के हाथ में है, लेकिन जो जनता जो इशारे कर रही है, जो संदेश पहुंचा रही है, उसको बीजेपी को समझना चाहिए और नहीं समझने के बाद नुकसान बीजेपी का होगा। क्या आपको लगता है जो आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ को मजबूत करने के लिए बीजेपी सोचे, आपको ऐसे कौन से इशारे मिल रहे हैं जिसको देख के आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को एक रिप्लेसमेंट दिए जाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? आदित्यनाथ यूपी में बहुत मजबूत हैं और उन्होंने यूपी के लिए बहुत काम किया है। यहाँ पे जो हार हुई है वो बीजेपी और मोदी और अमित शाह की हार हुई है और मुझे लगता है कि अमित शाह और मोदी को अपना जो उनकी जो रणनीति है, चाहे वो भ्रष्टाचार पे हो, उनको एक तरफा जो है ईडी और सीबीआई को यूज नहीं करना चाहिए, बजाय उसको जनता के लिए ऐसा एक संदेश देना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार में जो मोदी है और अमित शाह जो है वो देश के लिए सोचते हैं, बजाय ये नहीं कि जो पार्टी में शामिल हो जाए उनको जो है बाइज्जत बरी करते हैं। मेरा मानना है कि चलिए एहसन सिंह साहब का ही रुख कर लेते हैं। एहसन सिंह साहब, चर्चा में 3-4 बार चीजें निकल कर आ गई हैं। उम्मीद है आपने भी कुछ पॉइंट नोट किए होंगे। मैं सबको पूरा वक्त दे रहा हूं, आपको भी दूंगा। लेकिन एहसन सिंह साहब, ये चर्चा बहुत सुनाई पड़ रही है। बाहर से आने वाले लोग आपके कार्यकर्ताओं की कई सालों की मेहनत, बहुत ज्यादा कड़ा परिश्रम खा जाते हैं, सीट लेकर निकल जाते हैं। वो आपकी आइडियोलॉजी के साथ कितना जुड़े ये आपको भी पता नहीं चल पाता है। क्या ये एक वजह रही कि बाहर से आए हुए लोग और उनका कैडर आपके साथ जेल नहीं कर पाया और वो जनता तक भी ट्रांसफर नहीं हो पाया और जनता फिलहाल इस बात को देख समझ रही है कि चल क्या रहा है, किस तरीके से चल रहा है और बकौल के शर्मा के वो संकेत दे रही है आपको? राजू जी, पहले हमारी बहन जो कांग्रेस की कही थी हम उसका जवाब 10 सेकंड में देते हैं जी जी। तो फिर आपका जवाब देते हैं। हमारी बहन ने कहा था, निश्चित तौर पे उन्होंने धर्म की बात की थी, उन्होंने काशी की बात की, मथुरा की बात की, अयोध्या की बात की है। तो हम अपनी बहन को कहना चाहेंगे, यही भारत की परिपाटी है। भारत की संस्कृति को मानने वाले कभी ऊब कर धर्म को नहीं छोड़ते। भारत में ही रहने वाले बहुत सारे लोग धर्म में परिवर्तन कर लिए मुगल आक्रांताओं के नाते, लेकिन जो मूल भारत के थे उन्होंने कभी अपने धर्म में परिवर्तन नहीं किया। हाँ, कांग्रेस पार्टी जरूर एक समय थी कि काशी में जब किसी नवाब को घुमाने ले आती थी तो पूरे काशी को ढक देती थी कि ये मंदिरों का शहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी। जब विवादित ढांचा गिरा था उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराई गई 3 राज्यों में और हार हो गई केंद्र में भी। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी
धर्म और पे आस्था का चादर नहीं चढ़ने दिया और कभी भारतीय जनता पार्टी ने उसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखा और हमेशा उससे जुड़ी हुई रही। और आज भी कहूंगा, अयोध्या हो कहीं पे भी जीतने के बाद भी आप लोग वहां पे नहीं जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा 36,000 करोड़ अयोध्या के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिया और कभी इस तरह की बातों को नहीं सोचेगी कि ये गलत हुआ। हम हमेशा अच्छा कार्य करेंगे। हमारे एक मित्र कह रहे थे राजीव जी कि विकास, अरे भैया बुलडोजर ही नहीं, आप उत्तर प्रदेश के विकास को गिनिए और विकास सभी के लिए साझेदार विकास था, जैसे रैपिड रेल, डिफेंस कॉरिडोर, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे और 700 दंगे वाला उत्तर प्रदेश एक सुंदर उत्तर प्रदेश हो जाता है जहां दंगे नहीं होते। रही बात बुलडोजर की कार्रवाई की, बुलडोजर की कार्रवाई 2017 से 22 में भी चली और 22 में बुलडोजर लेकर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों ने कई जगह चुनाव में गए, जनता ने खूब मत बरसाए, आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई वहां होती है। नीति शास्त्र का एक खूबसूरत नियम है। नीति शास्त्र का नियम है कि जो गलत कार्य करे उस पर तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अपराधियों की कमर टेढ़ी हो जाए और समाज में सुंदर तरीके से चलने वाला व्यक्ति जो है वो सीना चौड़ा करके सड़कों पर चले। तो मुझे लगता है इस कार्रवाई को आप दोषी नहीं करार सकते। आज अवैध जगहों, आज जो है वैध जगहों को कब्जा करके अवैध लोग अवैध कॉलोनी खड़ा कर लेते हैं, अपराधी लोग दूसरों की जमीन को कब्जा कर लेते हैं। अगर उस पर बुलडोजर चलता है तो मुझे लगता है ये जिम्मेदार चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश तरीके बहुत सारे देश के लोग देख रहे होंगे, इस बुलडोजर की कार्रवाई को लोग सराहते हैं। और यहाँ नहीं, देश और दुनिया में ये हुआ कि योगी जी का जो बुलडोजर मॉडल है वो होना चाहिए, क्योंकि वो मॉडल आप नहीं, एसएन सिंह साहब, के शर्मा भी तो वही कह रहे हैं, वो तो योगी की तारीफ कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि योगी जी जो काम करते रहे बेहतर करते रहे। मेरे सवाल पे अब आ जाएं, आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। क्या बाहर से आ रहे कार्यकर्ताओं को दी जा रही तरजीह, उनके कैडर को दी जा रही तरजीह आपके मेहनत कर रहे कार्यकर्ता पर भारी पड़ी है? राजीव जी, अब आपके सवाल पे आता हूं। मैंने कहा सबकी चर्चा के बाद मैं बहुत साफ गोई से, मैं भी 17 साल पत्रकारिता में रहा और मैं किसी विषयों से इतर नहीं जाता हूं। राजीव जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले 7% मत मिलते थे, मतलब 93% मत किसी न किसी और पार्टी को मिलती थी। मतलब कि वो भारतीय जनता पार्टी को उसके प्रति अपना विश्वास नहीं दिखा रहे थे। उनको भी भारतीय जनता पार्टी विकास और विश्वास और प्रयास के नाते अपने साथ जोड़ती गई। कभी 22%, 27%, 33%, 43% और कोई 56 और 60% वोट भारतीय जनता पार्टी पाती है। तो हम किसी को ये नहीं मान के चल सकते हैं, चाहे राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति है या हमारा समर्थक है, हमारा कार्यकर्ता है, चलिए ठीक है, ठीक है, बस अब मैंने काफी समय दे दिया। प्रियंका जी, चर्चा बीजेपी के ऊपर हो रही है। उम्मीद है आपकी पार्टी भी मंथन इस वक्त लगातार कर रही होगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसा अभी के शर्मा जी ने भी कहा और मैं उसी पर लाऊंगा, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेताओं ने कांग्रेस को हाथ दिखाया है, बाय बाय किया और उसमें से अधिकतर ने बीजेपी का कमल हाथ में पकड़ा। और इस पर के शर्मा का भी अपनी तरफ से जो कहना था, मैं कोट उनको भी कर रहा हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी का वोटर, क्या जनता इसको जेल नहीं कर पाई इन चीजों को लेकर? और जो परिणाम आया वो परिणाम कहीं बहुत बीजेपी का जो कार्यकर्ता लंबे वक्त से लगा हुआ था उसको भी जो घुटन भरा उसको एहसास हो रहा था, वैसा ही परिणाम निकलकर सामने आ गया और बीजेपी को मंथन करना पड़ रहा है। देखिए, एसएन सिंह जी अभी कह रहे थे कि मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, पर एसएन सिंह जी अभी कह रहे थे कि वो जमीन कब्जे की, तो मैं उनसे बताना चाहूंगी वहां पर 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल पुराने लोग रह रहे हैं, उनका पूरा परिवार रह रहा है। जाके देखें कि वहां महिलाएं हैं, बच्चे हैं और वो रो रहे हैं। और इस बरसात में आप उनका घर उजाड़ने की बात कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे वो लोग? आप लोग के पास हृदय है कि नहीं? वो महिलाएं नहीं दिखती। मैं तो कहूंगी कि जाति धर्म छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये देखिए ना कि वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पंतनगर, खुर्रम नगर, इन सब जगहों पर इन्होंने जाकर वहां मार्किंग कर रखी है और उस पर कब गिरा देंगे पता भी नहीं। कब वो घर जिनके ऊपर सर के ऊपर छत है वो छत छीन ली जाएगी उनसे, पता भी नहीं। ये घर बनाने वाले लोग हैं या घर उजाड़ने वाले लोग? दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी जोर लगा दिया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किस तरह से वहां पर अपने नापाक इरादों के साथ में इन्होंने वहां की गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की। पर जनता और जनादेश पूरी तरह से इनके खिलाफ रहा और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को मजबूत किया वहां की जनता। जनता भी पसंद नहीं करेगी
जिसको जनादेश दिया है उसी को जनादेश दिया। अगर कोई उसे लूट कर खाना चाहेगा ना, तो उसको लूट कर ले जाने नहीं देगी जनता, सबक सिखाएगी। अभी ये अयोध्या की बात कर रहे थे, पता है आपको अयोध्या में 7 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ा। वहां के लोगों से औने पौने दामों में जमीन खरीदी गई और 2500 रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड है, जिसमें नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने, बड़े बिजनेसमैन ने और अधिकारियों ने जमीन खरीदी। 2500 रजिस्ट्रियां हुई हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा था, उसे पता नहीं था? वहां के लोगों के घर तोड़ दिए, उसके मुआवजा क्या दिया आपने? कौड़ियों के मूल जमीन खरीदी है वहां पे लोगों ने और 2 के 4 बनाए हैं। और जनता को क्या मिला? जनता को मिली महंगाई, जनता को मिलेगा महंगा सिलेंडर, जनता को मिला महंगा पेट्रोल। किसानों को क्या मिला? उसके आज भी फसल जो है ना, आवारा पशु खा जा रहे हैं। क्या किया इस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में? हाथ पर हाथ धरे बैठी रही है भारतीय जनता राजीव पार्टी। जी, ये ज्ञान कुछ अच्छा नहीं किया लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने, और राजीव जी, यही ज्ञान नतीजा अच्छा है भारतीय लगता है जनता जो पार्टी का। सिखों की इस हत्या बार कराए हैं चुनाव लोग। में भी ये ज्ञान अच्छा लगता है राजीव जी, जब चैनल पर वो बैठ के हमारी बात इस तरह की बात करती होंगी राजीव ना जी, सिर्फ उत्तर तो प्रदेश दुनिया बल्कि सुनकर क्या जहां जहां कहती इलेक्शन होगी, होगा जो आपका चाहता ही सुपड़ा नहीं साफ था हो जाएगा। अयोध्या का विकास हुआ। आज अयोध्या का नाम ले अरे भाई, रही है, विकास ये के ज्ञान नाम अच्छा पर लगता है। आपने वहां चलिए लूटा चलिए है एक लोगों काम को। कीजिए, एक काम कीजिए, एक काम कीजिए। मैं 1 मिनट आपको देता हूं एसएन सिंह साहब, 1 मिनट देता हूं। अयोध्या में अगर धर्म आधारित विकास आपने किया, जो वहां पर इकोनॉमी में झलका भी, वहां पर ऐसा क्या हुआ लोग नाराज हो गए? बद्रीनाथ जहां पर हमारा एक धाम है, वहां लोग क्यों नाराज हो गए बीजेपी से? राजीव जी जानते हैं क्या होता है? राजीव जी, उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति इस तरह से होती है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि विकास के कार्य केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान में हुए हैं, या विकास के कार्य नहीं हुए हैं तो 240 सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं आती है। बहुत जगह जाति की जो दीवार थी ना, वो धर्म की दीवार से ऊंची हो गई, और जाति की झूठी राग अलाप कर, संविधान और धर्म की आड़ देकर 8500 रुपए का वादा करके जो षड्यंत्र रचा गया, जो आपके जिम्मेदार चैनल पर दिखाया गया कि कांग्रेस की दफ्तर पर कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, देश प्रदेश की महिलाएं बहनें पहुंच रही है कि भैया 8500 रुपया दीजिए, वो झूठे वादे के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया, मुझे लगता है कि वो आगे षड्यंत्र नहीं चलिए चलने वाला। अगली बार आप 10,000 का वादा कर दीजिएगा, कौन सा देना है? देना तो है ही नहीं, वो तो स्पष्ट है, तो कर दीजिएगा। खैर, मैं संजीव उनियाल जी का रुख करूंगा, मैंने आपका रिबटल ले लिया, संजीव उनियाल जी का रुख करूंगा। संजीव उनियाल जी, आपको लगता है कि बीजेपी पलट पाएगी? क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऐसे बयान पिछले दिनों में आए थे जो हम सब ने सुने थे कि इस देश में अगर एक मजबूत लोकतंत्र होना होगा तो उसके लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत है। आज मजबूत विपक्ष आ चुका है, अब ये मजबूत विपक्ष सामने है, तो ये मजबूत विपक्ष अपने हिसाब से सरकार को घेर भी रहा है और सरकार को फंसा भी रहा है। क्या ये मजबूत विपक्ष भारत में देश के लिए काम करने में एक बेहतर सहयोग की तरह आपको दिख रहा है, या अब आपको लग रहा है कि आगे हंगामे और लड़ाई झगड़ा यही संसद की तस्वीर होने वाली है? देखिए, मजबूत विपक्ष मैं उसको कहता हूं कि जब जमकर किसी ने मुकाबला किया हो इलेक्शंस में, अगर आपने जमकर किसी के साथ मुकाबला किया है, यदि आपने मैच जमकर खेला है, यदि सामने वाली टीम आपके साथ जमकर जो है कबड्डी खेली है, तो वो मजबूत कहलाई जाएगी हारने के बाद भी। परंतु आप तो पहले से ही बहुत कमजोर थे। जब आप मैदान में आए थे, आपको मैं लेके जा रहा हूं इलेक्शन से पहले, तो आपको उम्मीद थी 40, 50, 60 पर टुटू लाएंगे आप, परंतु अपनी गलती, भारतीय जनता पार्टी की कुछ गलतियां मान ली जाती हैं, उनसे होती हैं, तो आप 99 पे पहुंच जाते हैं। तो जो व्यक्ति हुआ नहीं, सुनिए तो संजीव जी, हुआ ये कि इस बार सरकार के साथ जो 2 मेजर धड़े हैं, टीडीपी और जेडीयू, यहां पर टीडीपी उन मांगों के साथ चुनाव लड़के जीत के सामने आई है जिस पर बीजेपी एग्री नहीं करती है। जेडीयू का इतिहास खुद तेजस्वी पूछ रहे हैं कि ये गारंटी प्रधानमंत्री दे दें कि मुख्यमंत्री साहब कब पलटी मारेंगे। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष मजबूत होता है, सरकार कमजोर होती है। देखिए, वाजपेयी जी के टाइम में भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भी नायडू बहुत बढ़िया चले थे उनके साथ, आप मत भूलिए। और ये एक ही आंदोलन से निकली हुई पार्टी है जेडीयू। और आपको 23 महीने कांग्रेस ने अंदर रखने वाली जो सरकारें थी, अंदर रखने वाली, वो कांग्रेस की सरकार थी, इमरजेंसी लगाकर, और जनता दल और लालू और इन सबको अंदर जो घुसाने वाली 23 महीने तक लगातार टॉर्चर करने वाली पार्टी मैं संक्षेप में प्रदीप तिवारी जी से भी ले लेता हूं। प्रदीप जी, आपको लग रहा है कि अभी वाकई मजबूत विपक्ष सामने है
और ये अगले 5 साल चैन से नहीं बैठने देगा सरकार को। देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष इस बार मजबूत हुआ है। देखिए, पिछली बार तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे, इस बार नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। विपक्ष अभी प्रयास ये कर रहा है कि हम एकजुट रहें। यही कारण है कि आप चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हो, अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी के, सब इकट्ठे करके और एक अपना मोटिव तैयार करके सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। किसी भी मुद्दे पे हो तो सारे विपक्ष के लोग इकट्ठे होकर और बयान देते हैं। इनकी बयान अलग अलग तरीके से आती है आपको। तो मुझे लगता है कि विपक्ष इस बार निश्चित तौर पर एक्टिव रहेगा और सरकार की जो नीतियां है उस पर कहीं ना कहीं अपनी राय रखता रहेगा और मजबूत विपक्ष की ओर उभरा है। और यही कारण है कि बीजेपी अभी सत्ता में। यानी करते रहिए मंथन पर मंथन, सभी के लिए है, शायद बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, बाकी दलों के लिए भी, क्योंकि अब स्थितियां